हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हम लोग का फिर से संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर का फुल रिवीजन, जो कि है सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग बस उतने ही क्वेश्चन या उतने ही पोर्शन को समझेंगे या केवल उसी कंसेप्ट को समझने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वो सारे प्रश्न और वो सारे एग्जाम्पल्स, वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। आज हम लोग सारे के सारे प्रश्न करने वाले हैं और साथ में ये पूरे के पूरे चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक और इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन बैंक के या कोई भी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा करके आप लोग बना सकते हैं और वो आसानी से बच जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, आप देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जो कि है पहला चैप्टर, जो कि है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम लोग पढ़ने से पहले ठोस के बारे में, और सबसे पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो है ठोस के प्रकार। तो दोस्तों, ठोस के प्रकार, आइए देखते हैं ठोस के प्रकार। तो मुख्य रूप से देखा जाए, जो ठोस होते हैं, ठोस के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक रवादार ठोस और दूसरा बेरवादार ठोस। इसे क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, यह मुख्य रूप से ठोस के दो प्रकार है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। होते क्या है, क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जो सजावट है वो लंबी दूरी तक कोई भी गड़बड़ी ना हो, वैसे सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और जिसमें बीच बीच में गड़बड़ी होते रहे, कणों की संरचना सही तरीके से, व्यवस्था जो हो सही तरीके से नहीं होती है, तो उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रखते हैं। अब बात यह है कि ये दोनों के बीच में आपको एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या होंगे। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से आएंगे। तो रवादार ठोस में, है ना, रवादार ठोस में ऐसे बहुत सारे ठोस आते हैं। अगर रवादार ठोस का अगर एग्जाम्पल याद करने लगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप लोग बेरवादार ठोस का एग्जाम्पल याद रखें, और उसके अलावा अगर कोई भी ठोस का नाम आता है वो रवादार ठोस में आ जाएगा। तो कौन कौन सा बेरवादार ठोस होगा, तो बेरवादार ठोस में आ जाएगा हमारा रबड़, दूसरा जाएगा कांच। अगर क्वार्ट्ज कांच भी लिखा हुआ है, अगर क्वार्ट्ज कांच भी है तो भी कांच यानी ग्लास, कांच यानी ग्लास, ठीक है, याद रखेंगे। क्वार्ट्ज ग्लास कांच में रहेगा तो भी हमारा वो बेरवादार में आएगा। प्लास्टिक भी हमारा बेरवादार में ही आएगा। तो ये सब जो कुछ पॉइंट है, ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे कि ये बेरवादार ठोस ही होते हैं, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल भरे जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो वो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकारों में बटे हुए हैं, वो चारों प्रकार देख लेंगे कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है हमारा आणविक ठोस। दूसरा प्रकार है हमारा सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, ठीक है। और तीसरा है हमारा आणविक ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, और एक है आयनिक ठोस, और चौथा है हमारा धात्विक ठोस। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जाम्पल है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है चारों क्रिस्टलीय ठोस का, वो देख लेंगे। आणविक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस, अगर आप लोगों ने 11वीं क्लास का बुक पढ़ा होगा या कोई भी क्लास का बुक पढ़ा होगा जिसमें हम लोग अणु के संरचना के बारे में देखते हैं, और जिस संरचना में बंध को दर्शाया जाता है, बंध, ये सिंगल बंधन या डबल बंधन या ट्रिपल बंधन, ऐसे अगर दर्शाया जाता है उनके बीच में, तो वो सब के सब आणविक बंध है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से ये आणविक ठोस हो गया। जैसे मीथेन, ये आणविक ठोस हो गया। जैसे कोई भी जिसको लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं वो सब के सब आणविक ठोस होते हैं। जैसे C2H6, ये भी आणविक ठोस हो जाएगा।
तो इस प्रकार के जो होते हैं वो आणविक ठोस कहलाते हैं। दूसरे हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी और नेटवर्क ठोस में क्या हो गया, ये भी सहसंयोजी है, ये भी बंध ही होगा, इस तरीके से बंधन ही बनेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जाल बनाने की क्षमता होगी, श्रृंखलन गुण होगा इसके अंतर्गत। जैसे कार्बन, कार्बन कार्बन हो गया हमारा, उसके बाद ग्रेफाइट कह सकते हैं, हीरा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इस तरीके के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो हो गए सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन वाला, सिलिकॉन वाला और जर्मेनियम वाला, ये मुख्य रूप से 3 ऐसे होते हैं जो जाली संरचना बनाते हैं, और ये जाली संरचना होने के कारण इनको नेटवर्क ठोस के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद अगला है हमारा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में क्या होगा, इन ठोसों में आयन होंगे प्लस माइनस, जैसे NaCl, NaCl में क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो NaCl आयन से बने हुए हैं ये, तो इनको आयनिक ठोस कहेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कौन आयनिक है या कौन आयनिक नहीं है, तो ध्यान देंगे। इसको समझने के लिए आप वर्ग 1 और वर्ग 2 के कोई भी तत्व का अगर वर्ग 16 और 17 के साथ जुड़ाव हो तो वो आयनिक होते हैं। जैसे कोई भी ले सकते हैं, जो वर्ग 1 में आता है आपका हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन को छोड़ करके वर्ग 1 में कौन सा आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कुछ इस तरीके से आएंगे। और इसमें आ जाएंगे कैल्शियम, बेरिलियम, कैल्शियम, अस्टोडियम, इस तरीके से आएंगे। अब इधर से क्या जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर का ज्यादा यूज नहीं है, सल्फर छोड़ देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो अगर ये या फिर ये दोनों में से कोई भी या तो ऑक्सीजन के साथ या तो इनके साथ अगर जुड़ता है तो वो आयनिक होते हैं। वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखिए इसी में से सोडियम है, इसी में से क्लोरीन है हमारा NaCl का, तो ये आयनिक ठोस है। एक और रह गया हमारा धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में क्या आ जाएगा, धात्विक ठोस में सारे के सारे धातु ही आ जाएंगे, जैसे कि सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम। इस प्रकार से धात्विक ठोस के अंतर्गत केवल धातु आएंगे, केवल एक ही प्रकार के परमाणु आएंगे। या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह भी, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो इसी में आ जाएगा, जैसे इसमें आपका हो गया एल्युमिनियम और इसमें हो जाएगा ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें आ जाएगा, किसमें, आयनिक में, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस्टल और अक्रिस्टल में से जो भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो उनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय कुछ एग्जाम्पल हमने बता दिए आपको, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। और कुछ क्वेश्चन क्रिस्टलीय में 4 भाग है, चारों भाग का एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। जिस अणु में परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण होता है वो आयनिक ठोस, और अगर बंध का निर्माण हो रहा हो लेकिन उनकी लंबी श्रृंखला बनती है, श्रृंखला गुण होते हैं उसमें, जैसे कार्बन के पास होता है, सिलिकॉन के पास होता है, जर्मेनियम के पास होता है, तो वो आ जाएंगे नेटवर्क ठोस में। उसका एग्जाम्पल कुछ लिख दिया है हमने, ये आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आयनिक ठोस। आयनिक ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनका निर्माण आयनों से हुआ हो, इलेक्ट्रॉन के दान और ग्रहण से हुआ हो, आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो उसमें जो आयन वाले जो भी होंगे, जितने भी आयन वाले लोग पढ़े, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे MgO क्या होता है, ये Mg2+ और ऑक्सीजन 2- से बना होता है MgO। तो ये हमारा आयनिक यौगिक है। तो ये सब के सब आयनिक ठोस में आ जाएंगे। धात्विक ठोस में जो प्योर धातु होते हैं, सोना, सिल्वर और ये सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी है इस तरीके के जो ठोस होंगे वो धात्विक ठोस में आएंगे। तो यह बात क्लियर हो गई आप लोगों को। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ से ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी है ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, कांच को एक नया नाम दिया जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अतिशीतित द्रव, इंग्लिश में कहते हैं इसको सुपर कोल्ड लिक्विड। ये क्यों कहा जाता है, तो कांच में होता यह है कि इसके पास द्रव की जैसी बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बहुत ही धीमा होता है, ठीक है। ये गर्मी पा करके वो बहते हैं, ऊपर लेयर इसके खसक के नीचे आते हैं, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ठीक है।
और कांच जो है, कांच एक बेग ठंडा करके बनाया जाता है, ठीक है। अति शीतित ऐसा द्रव जिनको एक बेग से ठंडा करके बनाया गया हो, है ना, अति शीतित द्रव होते हैं। अब एक चीज और है जो दोनों में अंतर के लिए पूछा जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, वो है समदैशिक गुण, ठीक है। किसमें समदैशिक गुण होता है? समदैशिक गुण, समदैशिक गुण। अगर मैं इसका सब्जेक्टिव वीडियो का पूरा डिटेल्स बनाऊंगा तो समदैशिक गुण के बारे में उसमें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग ये याद रखेंगे कि समदैशिक गुण जो है वो अक्रिस्टलीय में पाया जाता है। समदैशिक गुण कैसा होता है, किसमें पाया जाता है? अक्रिस्टलीय में। समदैशिक गुण का मतलब होता है कि सभी दिशाओं से समान गुण, ऐसे ठोस जिसके पास सभी दिशाओं से समान गुण होते हैं समदैशिक कहलाते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है कि हम लोग अच्छा ठोस इसको कहते हैं, खराब ठोस इसको कहते हैं, क्योंकि खराब ठोस में समदैशिक गुण पाए जाते हैं सभी तरफ से समान, क्योंकि जिधर मन तिधर संरचना अलग अलग है, तो हर तरफ से देखने के बाद वो संरचना अलग अलग ही लगेंगे, ठीक है। हाँ, और ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें असमदैशिक गुण हो जाएगा, असमदैशिक गुण हो जाएगा। बाकी इसके बारे में चर्चा जब मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, या फिर सब्जेक्टिव के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, तो उसमें मैं करा दूंगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही काफी है इस टॉपिक से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के टॉपिक से, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और एक गुण समदैशिक और असमदैशिक। एक चीज और, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहेंगे? वास्तविक ठोस कहेंगे। और अक्रिस्टलीय को आभासी ठोस कहते हैं, आभासी ठोस या फिर झूठा ठोस, झूठा ठोस भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। बाकी क्वेश्चन इसके अंदर से भी रहता है। देखिए, इसके पास सजावट अच्छी होती है, इसके पास सजावट अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसके पास सजावट अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और ये रवादार ठोस को काटने के बाद चिकना सतह बनता है, इसको काटने के बाद चिकना सतह नहीं बनता है, तो ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा या फिर आप लोग को किताब में आसानी से मिल जाता है। मैं आज केवल या इस वीडियो में मैं केवल उसी बात पर फोकस करूंगा जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो एक ये टॉपिक हो गया जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसको उतार सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टलीय तंत्र। क्या है? क्रिस्टलीय तंत्र। क्रिस्टलीय तंत्र क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के ठोस होंगे। विभिन्न प्रकार के ठोस कहने का मतलब है कैसा ठोस? कहने का मतलब है कि हर ठोस, कोई भी ठोस होगा, जैसे NaCl का अगर ठोस है, NaCl का ठोस है, तो NaCl का जो संरचना होगा वो इस प्रकार से संरचनाएं होती है। अब इसमें किनारा जो है, ये किनारा का लंबाई बराबर है या अलग अलग है, इसके कोण अलग अलग है या सेम है, इसके हिसाब से विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल तंत्र। अलग अलग प्रकार के ये ठोस हो सकते हैं, जैसे घनाकार है, घनाभकार हो सकता है, या फिर ये जो कोण बना 90 डिग्री का, 90 डिग्री ना होकर झुका हुआ भी हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब बहुत प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस है, तो ठोस के जो छोटा सा भाग होता है, जैसे कि ये मान लीजिए छोटा सा भाग है। अब इसी चीज को अगर रिपीट कराया जाए, बार बार रिपीट कराया जाए इसी को, तो इस तरीके से एक और सेल बनेगा और इसी रिपीटेशन से ये पूरा ठोस का निर्माण हुआ रहेगा। तो छोटे ठोस को, जो छोटा संरचना है जिससे ये पूरा का पूरा ठोस बनता है, पूरा का पूरा ठोस बनता है, इसको हम लोग सेल कहते हैं, सेल। अब सेल में अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं, अलग अलग प्रकार के भुजाएं होती है, जैसे भुजा बराबर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से क्रिस्टल के तंत्र बनते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाता है क्रिस्टलीय तंत्र जो होते हैं हमारे, वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं? 7 प्रकार के। अब हर क्रिस्टलीय तंत्र में जो होते हैं, जो इकाई सेल होते हैं, जैसे कि ये वाला इकाई सेल है, इसको हम बोलेंगे इकाई सेल, इकाई सेल। अब हर प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र में, हर प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र जो है उसके अंदर 4 प्रकार के इकाई सेल पाए जा सकते हैं, लेकिन पाए जाते नहीं है, सभी के सभी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाने की संभावना होती है 4 प्रकार के। तो अगर 7 क्रिस्टलीय तंत्र है और 4 प्रकार के इकाई सेल पाए जाते हैं, तो कुल पाए जाने की संभावना है क्रिस्टलीय ठोस की 28। कुल इकाई सेल जो होंगे क्रिस्टलीय तंत्र के लिए वो होंगे 28, लेकिन 28 के 28 पाए नहीं जाते। इसमें से केवल और केवल 14 ही पाए जाते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से केवल और केवल 14 ही पाए जाते हैं, जिनको हम लोग ब्रेवियस जालक कहते हैं, ब्रेवस जालक कहते हैं, ठीक है। पाए जाने की संभावना 28 है, ये 28 बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रकृति में 14 ही पाए जाते हैं, 14 ही बन पाते हैं। इसीलिए
इनको अलग अलग नाम दिया जाता है ब्रेवियस जालक। कारण है कि ब्रेवियस नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर ब्रेवियस जालक का नाम दे दिया कि 14 जो है 14 प्रकार का जो क्रिस्टल है इनको हम लोग ब्रेवियस जालक कहेंगे, मतलब ब्रेवियस द्वारा खोजा गया जालक। इससे ज़्यादा कोई जालक होता नहीं है। तो 28 बनाए जा सकते हैं, 14 होते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र कितने हैं? 7 है। और इकाई सेल कितने हैं? 4 है। 4 है इकाई सेल, ठीक है। और यह है क्रिस्टलीय तंत्र, यह है क्रिस्टलीय तंत्र, ठीक है। यह है क्रिस्टलीय तंत्र, यह इकाई सेल। टोटल 28 बनाए जा सकते हैं, लेकिन 28 में से केवल 14 ही पाए जाते हैं, और यह है ब्रेवियस जालक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये BBI पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय तंत्र के। तो अब हम लोग को ये देखना है कि सातों क्रिस्टलीय तंत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद इकाई सेल देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो क्रिस्टलीय तंत्र जो है 7, वो 7 कौन कौन से हैं? इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलीय तंत्र से कि अगर कोण बराबर हो या नहीं हो, 90 डिग्री के हो, 120 डिग्री के हो, तो वो कौन से क्रिस्टलीय तंत्र के अंतर्गत आएंगे, क्या नाम होगा उनका, ठीक है। ये भी हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इकाई सेल के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय तंत्र, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ताकि उसमें हमको ब्रेवियस जालक भी बताने होंगे जो 14 होते हैं उसके बारे में। तो पहले आ जाते हैं हम लोग इकाई सेल। इकाई सेल कितने प्रकार के होंगे? अब हम लोग ने देखा कि 7 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस है, सब जिनको हम लोग सबको मिलाकर के क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं, उनके ग्रुप को क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं। 7 प्रकार के होते हैं, सातों प्रकार के आकृति अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी एक को पकड़ेंगे, किसी खास को पकड़ेंगे, घनाकार को पकड़ेंगे, घनीय आकृति को यानी घन को पकड़ेंगे, और उसमें देखेंगे कितने प्रकार के इकाई सेल बनाए जा सकते हैं। तो देखेंगे पहला इकाई सेल है जिसको कहते हैं लोग सरल, सरल या फिर आद्य इकाई सेल, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सिंपल, सिंपल सेल। सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं, सिंपल सेल भी कह सकते हैं। अब होता क्या है सिंपल वाला में? सिंपल वाला में ये है कि अगर ये घन के आकार का है या किसी भी जैसा आकृति है, उसके हिसाब से अलग अलग ठोस होंगे। क्रिस्टलीय तंत्र में 7 प्रकार के होते हैं, हम उसमें से किसी एक को ले रहे हैं, घन को ले रहे हैं, घन वाले को ले रहे हैं। ऐसे घन नहीं हो सकता, घनाकार हो सकता है, षष्ठभुजीय भी है, अलग अलग तरीके के होते हैं, हम फिलहाल घन ले रहे हैं। तो इकाई सेल में ये जो सरल इकाई सेल है, इसमें होगा क्या? होगा ये कि जो कणों की जो जगह होगा ना, ये कोर पर होंगे। कण कहाँ होंगे? कोर पर। जो परमाणु होंगे वो कोर पर होंगे। ये जो बिंदु दे रहे हैं, ये दरअसल बिंदु जो है ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक है। इसको अगर पूरा गोल किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से आकृति वाला बनेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर होगा ये कि एक सरल इकाई सेल में जो परमाणु होंगे वो केवल कोर पे होंगे, इसको लोग सरल इकाई सेल कहेंगे, इस तरीके से। दूसरा क्या है? दूसरा है पिंड केंद्रित, पिंड केंद्रित इकाई सेल। पिंड केंद्रित इकाई सेल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग SC कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग BC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड सेल। अब इसमें क्या है? इसमें क्या होगा कि इस संरचना में परमाणु इकाई सेल के कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, इकाई सेल के कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में इनके बीच में भी होंगे, बीचों बीच, एकदम अंदर में। जैसे घन है तो घन के बिल्कुल बीचों बीच, घर में लटका हुआ बीचों बीच, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम बनाते हैं फोटो एक, इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो इस तरीके से ये पिंड केंद्रित इकाई सेल होगा, पिंड केंद्रित इकाई सेल। आते हैं तीसरा, तीसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल, ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल। इसमें क्या होगा? इसमें जो परमाणु है हमारा वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होना जायज़ है, ये होना ही है कॉर्नर पर,
लेकिन साथ में सतह पे भी होंगे इस तरीके से। देखिए इसको समझिए, सतह पे भी होंगे, यहां पर भी होगा, इस सतह पर भी होगा, इस सतह पर भी होंगे, और आगे वाला सतह पर भी होगा, और अंदर वाला सतह पर भी होगा। सारे के सारे सतह पे होंगे। इसका एक और फोटो बनाते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। इस तरीके से हो गया। उसके बाद शायद समझ में नहीं आ रहा हो अभी, लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद आ जाएगा। थोड़ा सा वेट। अब देखिए इसको। तो इस तरीके से भी ये डायग्राम हो सकता है एफसीसी का, फलक केंद्रित वाला। ठीक है, और एक और होगा, इसको बोलेंगे हम लोग अंत केंद्रित इकाई सेल। अंत केंद्रित इकाई सेल, या फिर इसको बोलते हैं इड्ज सेंटर, इड्ज सेंटर्ड सेल। इड्ज सेंटर सेल, इसमें क्या होगा, इसमें परमाणु कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में ये इड्ज पे भी होंगे, मतलब किनारों पे होंगे, किनारों पर भी होंगे, यहां पर इस किनारों पर भी होंगे। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो ये 4 सेल है जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 सेल है जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सातों क्रिस्टल तंत्र में, सातों में पाए जा सकते हैं, लेकिन सब के सब नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दो, तो घन आकार का जो इकाई सेल पाया जाता है, घन आकार का, वो उसमें केवल यही 3 पाए जाते हैं, बस ये 3 ही पाए जाते हैं। तो एक घट गया ना इसमें, उसी तरह से घट के 28 में से केवल 14 बचेंगे, जो एग्जाम में क्या मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसको लोग ब्रेवियस जाला कहते हैं। तो ये इस तरीके से 3-4 है। तो ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, और इसी को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। इससे संबंधित एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जो ये डायग्राम है, इस तरीके से, अगर कोई परमाणु कॉर्नर पर है तो उस परमाणु का 1/8 पार्ट है जो परमाणु के अंदर है। 1/8 भाग जो है वो परमाणु के, इस इकाई सेल के अंदर में है। ये बात आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कॉर्नर पर अगर कोई भी परमाणु है तो उसका 1/8 भाग है जो कि डब्बे के अंदर है, यानी इकाई सेल के अंदर है। अगर कोई परमाणु फलक पर है, तो इसका 1/2 भाग अंदर होगा, मतलब आधा भाग अंदर और आधा भाग बाहर। अगर कोई परमाणु पिंड केंद्रित है, यानी बीच में है, तो इसका पूरा भाग अंदर होगा, बाहर जरा सा भी होगा ही नहीं। और अगर कोई परमाणु इड्ज पर है तो इसका 1/4 भाग परमाणु बॉक्स के अंदर होगा, यानी इकाई सेल के अंदर होगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि अगर कॉर्नर पर है तो 1/8 भाग, अगर फलक पर है यानी साइड पे है, फेस पर है, तो 1/2 भाग पार्ट, ये पूरा का पूरा अंदर होगा जो कि बीच में है पिंड केंद्रित वाला। और 1/4 भाग कब, जबकि वो कॉर्नर के सेंटर में होगा, तब जब कॉर्नर के सेंटर में होगा तो 1/4 पार्ट होगा। ठीक है, तो ये है इकाई सेल के बारे में। ये जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये आगे भी काम देगा। और ये पार्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको लोग पिंड केंद्रित कहते हैं। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं परमाणुओं की संख्या। क्या पूछे जाते हैं? परमाणुओं की संख्या। देखिए यहाँ पे मैं इकाई सेल लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या को हम लोग रैंक भी कहते हैं।
रैंक, जिसको जेड से दिखाया जाता है। अब समझिएगा इस बात को समझेंगे। क्या है ये बात कि एसी यानी कौन सा, सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या पूछ दिया जाएगा। तो सरल इकाई सेल में सारे के सारे परमाणु कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर पर कितने परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 परमाणु है कॉर्नर पर, और एक परमाणु का 1/8 भाग अंदर होता है। तो टोटल परमाणु हो गए कितने, 1। यानी कॉर्नर पर केवल देखा जाए परमाणु का तो वो केवल एक ही परमाणु है। इस तरीके से अगर वो बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात किया जाए, बॉडी सेंटर्ड BC, बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात किया जाए तो इसमें कितने टोटल परमाणु होंगे, पिंड केंद्रित वाले में कितने होंगे। तो देखिए कॉर्नर पे तो सब मिलके 1 हो जाएगा, कॉर्नर पे सारा मिलके 1 हो जाएगा। और बॉडी सेंटर्ड ये पूरा का पूरा 1 होता है, ये पूरा का पूरा 1 होता है। तो 1 ये हो गया पूरा 1, 8 जगह मिला करके, अब एक अंदर में 2 परमाणु हो जाएंगे इसके। उसके बाद हमारा है FC, फेस सेंटर्ड FC, ये वाला तीसरा वाला FC। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिए कि कॉर्नर पे तो मिला के 1 हो गया, कॉर्नर पे मिला के 1 हो गया। फेस, ये वाला फेस 1/2 पार्ट, कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस है। और 6 फेसेस पे 1/2 पार्ट्स रह रहे हैं, यानी 3 परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। अब एक परमाणु कॉर्नर वाले, टोटल 4 परमाणु हो जाएंगे इसके, टोटल 4 परमाणु हो जाएंगे इसके। और एक लास्ट बच गया जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वो है इड सेंटर। क्या है वो, इड सेंटर। जो लास्ट है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वो है इड सेंटर। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इड सेंटर को अंत की 2 बातें समझ में आपको रखने बात। इड सेंटर का जो है क्वेश्चन वो एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको, कंडीशन को। इड सेंटर यहाँ पे नहीं होता, बस थोड़ा सा चेंज कर लेना है आपको। इड सेंटर यहाँ पे नहीं होता है, हाँ इड सेंटर जो होता है वो केवल आमने सामने के 2 फलक पर केंद्रित होंगे। आमने सामने के 2 फलक, ऊपर या नीचे या दाएं बाएं या आगे पीछे, कोई भी 2 फलक आमने सामने के उस पे बीच में केंद्रित होंगे, ये होते हैं इड सेंटर्ड। तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ये कॉर्नर वाले करके हो जाएंगे, एक परमाणु, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक परमाणु जो है कॉर्नर वाले पे हो जाएंगे, और आधा ये मिल करके 1 बन जाएगा। तो 1 1 2 बन जाएंगे, इड सेंटर पर 2। ठीक है, इसको इड सेंटर नहीं कहेंगे, अंत केंद्रित को क्या कहते हैं, 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ इसको कहेंगे हम लोग इंड सेंटर, इंड सेंटर्ड कहेंगे, इंड सेंटर्ड। ठीक है, इड सेंटर्ड नहीं, इंड सेंटर्ड कहेंगे। तो ये था पूरा इकाई सेल का लेखा चटा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। ठीक है, इसको मतलब पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ही कम है उसमें, और ये पूछ जाते हैं। ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग आ रहे हैं घनाकार इकाई सेल में। अब इकाई सेल देख रहे थे, इकाई सेल 7 प्रकार के होंगे, ताकि 7 तरीके का क्रिस्टल तंत्र है हमारे। तो 7 प्रकार के अलग अलग तरीके के इकाई सेल तो ऐसे 4 ही है। अलग अलग क्रिस्टल तंत्रों में, प्रत्येक क्रिस्टल तंत्र में 4 हो सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के, वो 7 क्रिस्टल तंत्र देखेंगे जिसमें लोगों को घनाकार वाला पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्रिस्टल तंत्र। तो जैसा कि हमने बताया था 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं और 4 प्रकार के इकाई सेल संभव है, टोटल 28 हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग देखेंगे क्रिस्टल तंत्र के बारे में। तो यही 7 क्रिस्टल तंत्र है हमारे, 7 क्रिस्टल तंत्र के नाम है। तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं हम लोग इकाई सेल के बारे में। क्या होता है, अगर कोई भी इकाई सेल लेते हैं हम लोग, कोई भी इस तरीके से इकाई सेल लिए है, तो इसमें 2 प्रकार के हम लोग तुलना करते हैं। तुलना करके ही ये सब लाया गया है। ये सब अलग अलग प्रकार के जितने भी संरचना है सब तुलनात्मक है। कैसे तुलनात्मक है, देखिए इसके लंबाई को हम लोग कहते हैं L, इसके चौड़ाई को हम लोग कहते हैं B, और इसके ऊंचाई को कहते हैं हम लोग C। ठीक है, इस तरीके से। अब इधर हो गया A, इधर हो गया C, और इधर हो गया B। तो ये हो गया A, ये हो गया C, और ये हो गया B। अब देखिए B और C के बीच का जो कोण है इसको हम लोग अल्फा कहेंगे। ठीक है, A और C के बीच का कोण जो है इसको हम लोग बीटा कहेंगे, और इसके बीच का कोण को हम लोग गामा कहेंगे। इस तरीके से आपको समझना होगा।
अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिसको हम मेजर करेंगे। एक तो भुजा जो है ए सी और बी, और दूसरा कोण जो कि है अल्फा बीटा और गामा। अब इसी को अलग अलग चेंज कर करके ये 7 क्रिस्टल तंत्र पाए गए हैं या फिर बनाए गए हैं। तो हम लोग को ये समझना है इसको क्या है। पहला है हमारा घनीय क्रिस्टल तंत्र। ये क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी, यानी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। और तीनों भुजाओं के जो बीच का कोण होगा अल्फा बीटा और गामा, तीनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, तीनों के तीनों 90 डिग्री होंगे, यानी कि घन, जो हम लोग घन पढ़ते थे वो घन के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है घनीय। और इसमें ये जो दे रखा हुआ है ब्रेवस जालक। तो जैसा कि हमने बताया था कि ब्रेवस जालक वैसे जालक होते हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसे टोटल 28 जालक बनाए जा सकते हैं, यानी एक क्रिस्टल तंत्र के 4 जालक हो सकते हैं, 4 प्रकार के इकाई सेल हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी प्रकृति में मौजूद नहीं होते। तो इसमें से कुछ ही मौजूद होते हैं, तो जो मौजूद है हम लोग केवल उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, आइए। तो ये है जो हमारा घनीय क्रिस्टल जालक है। ये जो हमारा घनीय क्रिस्टल जालक है, इसमें केवल सरल, पिंड केंद्रित और फलक केंद्रित, ये 3 प्रकार के जालक पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के जालक पाए जाते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि घनीय इकाई सेल में ब्रेवस जालक की संख्या कितनी है। घनीय इकाई सेल में या घनीय क्रिस्टल तंत्र में ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है। तो ब्रेवस जालक की संख्या है 3, ध्यान में रखेंगे 3। और ये भी, इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, इसी का एग्जाम्पल बार बार आते रहता है। ये NaCl घनीय इकाई सेल का एग्जाम्पल है। और घनीय इकाई सेल में भी अगर पूछा जाए किसका एग्जाम्पल है, तो ये NaCl जो है घनीय इकाई सेल में, वो फलक केंद्रित का एग्जाम्पल है। किसका, फलक केंद्रित का। तो हम लोग घनीय इकाई सेल में ये तीनों को पढ़ने वाले हैं डिटेल से। आते हैं फिलहाल बाकी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 नंबर के बनाए जाते हैं इसमें से। लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में, वो केवल घनीय इकाई सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे, अगला है चतुष्कोणीय, जिसमें भुजाएं ए और बी बराबर होगी, यानी ये वाला और ये वाला भुजा बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा, बाकी कोण सबके 90 डिग्री बनेंगे। तो ये इस तरीके से डिजाइन है। ये आपके पास भी होंगे किताब में, है ना, या कॉपी में या लिखा हुआ नोट्स में ऐसे होते हैं। बस इसको याद कैसे करना है वो समझिए। याद कैसे करना है, पहले तो ये नाम लगातार याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर यहाँ देखिए, घनीय में तीनों बराबर, तीनों कोण 90 डिग्री। ठीक है, तीनों बराबर और तीनों कोण 90 डिग्री। चतुष्कोणीय में देखिए, ये वाला, ये 3 पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों में अगर देखते हैं, तीनों में अगर देख रहे हैं, तो तीनों में जो कोण है वो 90 डिग्री है। इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, इसमें 2 भुजाएं बराबर है, इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है। ये इस तरीके से सजा दिए हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद नीचे से देखिए, नीचे से 2 देखिए, त्रिंताक्ष और एकंताक्ष में क्या अंतर है। त्रिंताक्ष और एकंताक्ष में क्या अंतर है। सिमिलरिटी ये है, एक समान रूप से क्या पाया जा रहा है इसमें कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। और कोण के हिसाब से देखा जाए, कोण के हिसाब से, तो त्रिंताक्ष यानी 3 कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। त्रिन यानी 3, त्रिन यानी 3 कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। एकंताक्ष यानी 1 कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, बाकी 2 कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। एकंताक्ष यानी 1 कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, वो कौन सा, बीटा वाला कोण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीटा वाला कोण। तो ऊपर से 3 और नीचे से 2, ये याद हो जाएंगे। उसके बाद षटकोण, षटकोण याद रखेंगे। षटकोण क्या होता है, अगर षटकोण को ध्यान से देखेंगे, षटकोण कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये हो गया हमारा षटकोण, इस तरीके से बन गया षटकोण। अब षटकोण को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो भाग देखिए, ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर बनता है 120 डिग्री का कोण। षटकोण इस तरीके से दिखेगा, वो यहाँ पे बनता है 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का। तो एक कोण तो 120 डिग्री का होगा, बाकी दो कोण बच गए इधर से लंबवत ऊपर नीचे वाले, ये 90 डिग्री के कोण होंगे। तो 2 कोण 90 डिग्री के, एक कोण 120 डिग्री का। देखिए षटकोणीय में क्या है, सबसे पहले तो 2 भुजाएं, मतलब नीचे के 2 भुजाएं बराबर होंगे, ये वाला बराबर हो गया, और ये भुजा ज्यादा लंबा होगा। तो 2 भुजाएं बराबर होगी, एक भुजा बराबर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी बराबर है, एक बराबर नहीं है। और उसके बाद कोण के बारे में देख लीजिए, 2 कोण 90 डिग्री के बराबर है और एक कोण 120 डिग्री है, जैसा कि षष्ठभुज में बनता है। षष्ठभुज के
अंतःकोण जो होती है वो 120 डिग्री होती है, तो एक 120 डिग्री होगा, बाकी जो ऊपर की ओर रेखा गया होगा वो 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ये षटकोण है। तो षटकोण का याद रख सकते हैं उस तरीके से जैसे हम लोग 3 को याद रखें और नीचे से 2 को याद रखें, अब एक षटकोण हो गया, बाकी बच गया लास्ट में समांतर षटफलक। समांतर षटफलक इसमें क्या है, इसमें देखिए तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण बराबर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर में नहीं है, कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर में नहीं है। और इधर सब दे रखा है ब्रेबस जालक की संख्या कि इसमें कौन कौन सा ब्रेबस जालक पाए जाते हैं उसके बारे में। 2 छूटा हुआ, 2 मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो एक में है सरल, इसमें है एसी और इसमें है सरल और अंत केंद्रित। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे इसमें, ये देखिए ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल तंत्र ऐसा है जिसमें चारों प्रकार के ब्रेबस जालक पाए जाते हैं, जिसमें चारों प्रकार के ब्रेबस जालक पाए जाते हैं। चारों प्रकार के ऑर्थोरोम्बिक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें चारों प्रकार के ब्रेबस जालक पाए जाते हैं। हमने बताया था कि ये देखिए ये चार प्रकार के पॉसिबिलिटी होते हैं हर एक केस में, लेकिन सबके सब पाए नहीं जाते। अगर चारों के चारों पाए जाते हैं तो टोटल क्रिस्टल तंत्र, टोटल इकाई सेल की संख्या 28 होती, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल 14 ही पाए जाते हैं जिसको लोग ब्रेबस जालक कहते हैं। आइए गिन लेते हैं 14 है कि नहीं है। तो देखिए 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 2 5, 4 यहाँ पे, 5 4 9, 9 1 10, 1 11, 1 12, 13 और 1 14। ये 14 टोटल 14 इकाई सेल है जो कि पाए जाते हैं जिसको लोग ब्रेबस जालक कहते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक ये है और इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ये वाला टोटल, और एक पूछा जाता है यहाँ षटकोण से। ठीक है, एग्जाम्पल सबके नहीं पूछे जाते, एग्जाम्पल केवल NaCl का ही याद रखना है आपको और किसी चीज़ का एग्जाम्पल याद नहीं रखना, बाकी सब सिंपल है। एक ऑर्थोरोम्बिक वाला जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो एक घनीय, एक ऑर्थोरोम्बिक, एक षटकोणीय, बस ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, आपको इन्हीं तीनों पर ज़्यादा फोकस करने हैं। तो ये था एक नॉर्मल सा व्यू, आपको अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, थोड़ा कचकिल हो गया है लेकिन काम चला सकते हैं इससे आप लोग, या फिर शुरुआत में जो लिखा था या वीडियो में पीछे जा करके जहाँ पे मैंने शुरू में इसको लाया था वहाँ से इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। ये एक टॉपिक था जहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आएंगे हम लोग अगले टॉपिक पर, घनीय क्रिस्टल तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। घनीय क्रिस्टल तंत्र के बारे में सारा जानकारी लेंगे, आगे का सारा पढ़ाई घनीय क्रिस्टल तंत्र पर ही होगा। थोड़ा सा पढ़ाई षटकोणीय पर भी होता है लेकिन हम लोग उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले घनीय क्रिस्टल तंत्र पर देखेंगे। चलिए आते हैं अब हम लोग घनीय इकाई सेल में, क्योंकि घनीय इकाई सेल में जो ब्रेबस जालके हैं, ब्रेबस जालक की जो इकाई सेल है वो केवल 3 है। एक है सरल इकाई या फिर सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनीय सेल जिसको बोल सकते हैं, पिंड केंद्रित है, और एक है फलक केंद्रित, यानी एक है SCC सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरा है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब हम लोग शुरू में SC लिख रहे थे यानी सिंपल सेल, अब SCC लिख रहे हैं यानी सिंपल क्यूबिक सेल। अब ये 3 आ जाएंगे, तो आप लोग को यही याद रखना है, SCC BCC और FCC ही याद रखना है, सारा पढ़ाई इसी पे होगा। अब आते हैं इनके संरचनाओं पर। SCC का मतलब क्या होता है? SCC का मतलब हमने बताया था कि इस तरीके से इकाई सेल होंगे और इस इकाई सेल में जो परमाणु होंगे कहाँ होंगे? कोनों पर होंगे। परमाणु कहाँ होंगे? कोनों पर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा SCC इकाई सेल। SCC इकाई सेल, अगर SCC इकाई सेल का अगर रैंक पूछा जाए, रैंक क्या होगा? तो रैंक मैंने आपको बताया था, परमाणु की संख्या जिसको लोग जेड से दिखाते हैं, परमाणु की संख्या कितनी होगी इसमें? तो हमने आपको बता रखा था कि जो कोनों पर है, कोना पर जो परमाणु का भाग होता है वो 1/8 भाग होता है, और टोटल 8 कोने हैं और 1/8 परमाणु के भाग है, यानी 1 परमाणु पाए जाएंगे SCC में। SCC संरचना में कुल 1 परमाणु पाए जाएंगे। ठीक है, आइए बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड की भी कहानी पहले हो चुका है। बॉडी सेंटर्ड में होता क्या है कि जो परमाणु है वो कोर के साथ साथ कहाँ रहते हैं? घर के बीचों बीच में भी रहते हैं। ठीक है, घर के बीचों बीच भी रहते हैं, घर के बीचों बीच रहते हैं। अब इसमें रैंक कितना आएगा? इसमें रैंक क्या आएगा देखते हैं। रैंक यानी जेड का मान कितना आएगा इसमें? तो कोर पर तो 8 है और 1/8 भाग होता है, और साथ में ये पूरा 1, तो पूरा माना जाएगा 2, पूरा माना जाएगा 2, यानी BCC संरचना में जो रैंक होती है वो 2 होते हैं। BCC संरचना में जो रैंक होती है वो 2 होते हैं साधारण से। तीसरा FCC है। FCC में क्या होता है?
कोर पे होते हैं परमाणु और साथ ही फलक पे भी होती है। परमाणु कहाँ होते हैं? फलक पे भी होते हैं। इस तरीके से फलक पे भी परमाणु होते हैं। अब इसमें रैंक कितना आएगा? इसमें रैंक निकाला जाए तो कोर के हिसाब से 8 कोर और 1/8 भाग प्लस फलक पे होते हैं 1/2 पार्ट, 6 फलक है और 1/2 भाग, पूरा कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 3 और पूरे हो जाएंगे 4। परमाणु की संख्या 4 यानी रैंक हो जाएंगे इसके 4। अब आते हैं इसमें परमाणु का त्रिज्या और कोर के बीच में संबंध निकालने के लिए। परमाणु का त्रिज्या और कोर के बीच संबंध निकालने के लिए तो इसमें अगला पॉइंट उसी से है और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, उससे न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ये तो याद रखना ही रखना है आपको, ये पूछे जाते हैं हर बार, हर साल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक मैं टेबल बना कर देता हूँ आपको, वो टेबल याद रखेंगे, सारा का सारा कंप्लीट रहेगा उसमें, A to Z हर बातें कंप्लीट रहेगी। जो इकाई से संबंधित है वो हर बात उसमें कंप्लीट रहेगी, उसको कर लेंगे तो इकाई से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबके सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हमें वो टेबल बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसी टेबल के बारे में हम बात कर रहे थे। ये टेबल है जिसमें आपको इकाई सेल, जो हम लोग 3 इकाई सेल पढ़ रहे हैं उससे संबंधित हर एक जानकारी यहाँ पर है, जो कि एक लिस्टेड मिल जाएगा और आप लोग इसको ही केवल रिविजन करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए क्या है, रैंक हमने अभी निकाला और रैंक सबका लिख दिया हमने, ACC, BCC और FCC सबका रैंक लिख दिया है हमने। अब आइए AR में संबंध निकालने के लिए। AR में संबंध कैसे निकालते हैं? AR है क्या? तो A जो है वो इकाई सेल का किनारा है, इकाई सेल का किनारा है, और R जो है वो है त्रिज्या। R क्या है? वो त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। R क्या? परमाणु त्रिज्या। कैसे निकाला जाता है इसमें? तो ध्यान रखेंगे, है ना, क्या ध्यान रखना है? SCC, अगर SCC में अगर ऐसा हम बनाते हैं तो परमाणु यहाँ रहते हैं और यहाँ रहते हैं, मतलब परमाणु ऐसे है और इस तरीके से ऐसे है, यानी सेल का जो किनारा है A, उसमें 2 को परमाणु का त्रिज्या आ जा रहा है। एक किनारा में 2 त्रिज्या है, एक किनारा में यहाँ से यहाँ तक A है हमारा, एक किनारा है और एक किनारे में 2 त्रिज्या आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो A का मान है वो 2R के बराबर है, ऐसे कर सकते हैं। इसको याद रखेंगे, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं सारे, ठीक है। अब आइए BCC में। BCC में क्या होगा? BCC में परमाणु क्या होता है? बीच में पाए जाते हैं, यहाँ पे। तो अगर हम एक परमाणु यहाँ पे ले, एक परमाणु यहाँ पे ले और एक परमाणु यहाँ पे ले, इस तरीके से, तो देखिए एक विकर्ण की संरचना होगी, विकर्ण। अब विकर्ण में कितने त्रिज्या होंगे? एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ। एक विकर्ण में 4 त्रिज्या है। विकर्ण होता क्या है? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √3a, √3 और किनारा की लंबाई। इसमें 4 त्रिज्या है, इसमें क्या है? 4 त्रिज्या है, यानी BCC में √a का जो मान होगा वो 4 त्रिज्या के बराबर होगा। इसको याद रखना आपको, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला है FCC। आते हैं FCC में। FCC में क्या है? इस तरीके से देखिए, अब क्या होगा? एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ होगा और एक परमाणु यहाँ होगा, इस तरीके से। अब ये फलक का त्रिज्या बन गया, फलक का विकर्ण। अब फलक के विकर्ण में भी 4 त्रिज्या है, फलक के विकर्ण में भी 4 त्रिज्याएं हैं। उसी तरीके से जैसे बॉडी ये अंदर वाले विकर्ण में था, उस तरीके से फलक के विकर्ण में 4 त्रिज्या है। फलक का विकर्ण क्या होता है? √2a। फलक का विकर्ण होता है √2a। तो यहाँ पे √2a का मान जो होगा वो 4 त्रिज्या के बराबर होगा, 4 त्रिज्या के बराबर होगा, इस तरीके से √2a। अब जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस तरीके से नहीं दे रखेंगे। क्या दे रखेगा वो देखिए, यहाँ पर हो सकता है या तो a का मान दे दे 4/√3r, यानी √3 जो इधर गुणा में उधर भागा में जा सकता है, या फिर r बराबर 4 को उधर ला करके √3/4a किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये आपको घुमाने फिराने आना चाहिए। अगर ये ओरिजिनल वाला फॉर्मूला मालूम है तो घुमा फिरा के चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दे रखा हुआ है, ठीक है, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ओरिजिनल वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होंगे। जैसे कि इसमें a बराबर 4√2r दे सकता है, या फिर a बराबर 4 को 2 गुना 2 लिख करके 1√2 से 2 को √2 टाइम्स में काट करके और 2√2r लिख सकते हैं। ये वाला भी a बराबर 2√2r, या फिर r बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो a बटा में 2√2 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है,
तो संख्या को इधर और उधर करने ये आना चाहिए आप लोगों को, ये आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा फिरा करके चेक कर सकते हैं किसका किधर है। ठीक है, अब आते हैं समन्वय संख्या पर, उसके बाद ये दोनों देख लेंगे, संकुलन क्षमता और रिक्ति क्या होता है। समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या देखते हैं। समन्वय संख्या यानी जैसे ये परमाणु है, परमाणु का सजावट है इस तरीके से, और इसमें अगर ये पूछा जाए कि एक परमाणु कितने परमाणु से घिरा हुआ है, कितने परमाणु के टच में, किसी भी परमाणु जैसे इसमें लिख लीजिए, तो इसके साथ टच में, इसके साथ टच में, इसके साथ टच में, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो टोटल 6 परमाणु है जिसके साथ ये टच में है, तो इस परमाणु का समन्वय संख्या जो होगा वो 6 होगा। अब इसको 3D डायग्राम से समझना होगा, क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ समन्वय संख्या होता कितना है, आप लोगों को केवल याद कर लेना है उसको, और याद करके न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेने होंगे, वो बन जाएंगे आसानी से, कुछ नहीं होते इसमें। तो समन्वय संख्या जो होता है SCC में वो 6 होता है, BCC में 8 होते हैं और FCC में 12 होते हैं, ये याद रखना आप लोग को। 6, 8, 12, 6, 8, 12 समन्वय संख्या को याद रखना है। समन्वय संख्या 6, 8, 12 है ना, 2 का गैप फिर 4 का गैप, समन्वय संख्या 6, 8 और 12, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग संकुलन क्षमता पर। संकुलन क्षमता को याद करना होगा तो किस तरीके से याद करेंगे, तो संकुलन क्षमता देखिए FCC का होता है 74%। संकुलन क्षमता का मतलब क्या है कि अगर इकाई सेल में परमाणु बैठे हुए हैं इस तरीके से, फलक पर भी इस तरीके से परमाणु बैठे हुए हैं, तो कितना सारा भाग जो है वो परमाणु से घिर चुका है, मतलब खाली नहीं है, तो 74% जो होता है वो भरा हुआ होता है। अब इसका हम लोग 100 में से घटा देंगे तो रिक्ति आ जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो रिक्ति आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिक्ति, तो 6 और 26% रिक्ति आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 26% रिक्ति आ जाएगा। BCC में क्या है, BCC में 68%, 68% और रिक्ति कितना आ जाएगा, 32%। एक बार कंफर्म हो लेते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है। अब FCC में 52.4% और रिक्ति में कितना हो जाएगा, रिक्ति हो जाएगा आपका 47.6%। 100 में से घटा देना है, 100 में से घटा के ये आ जाएगा, 100 में से घटा करके ये आ जाएगा। अब इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी, संकुलन क्षमता को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, इसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ये क्या फॉर्मूला है इसका, तो फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग। फॉर्मूला है 4Z पाई R क्यू और 3AQ गुणा में 100। ये फॉर्मूला पर बैठा करके A और R का मान बैठा करके और हल करके ये पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जाता है। Z जो है यहाँ पर, ये Z है, ये रैंक है, ये रैंक को दर्शाता है। तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं ये सम्मान। तो जब ये सम्मान लिखवा दिए तो ये फॉर्मूला का कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता है ज़्यादातर, तो आप लोग केवल इस चार्ट पर फोकस करेंगे। ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलवा सकता है, ठीक है, ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलवा सकता है, ध्यान रखना इसमें। तो आप लोगों का जो इकाई सेल का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो समाप्त हो गया है। इसमें जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रिक्ति के बारे में, रिक्ति पढ़ना, उसके बाद हम लोग को पैकिंग पढ़ना है, रिक्ति और पैकिंग। रिक्ति और पैकिंग करने के बाद एक यूनिट और खत्म हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम लोग इसमें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे दोष के बारे में, ठीक है, कि इकाई सेल में या फिर क्रिस्टलाइन ठोस में कौन कौन से दोष होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से संपूर्ण अभ्यास में। तो आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12 के सॉलिड स्टेट चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है रिक्ति यानी वॉइड। तो अगर परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह बच जाती है, उसको हम लोग रिक्ति कहते हैं। अब रिक्तियाँ बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो बिहार बोर्ड में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है दो प्रकार की रिक्ति। एक है चतुष्फलकीय और दूसरा है अष्टफलीय। पहला है चतुष्फलीय और दूसरा है अष्टफलीय। एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल, दूसरे को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब इन रिक्तियों के बारे में समझा जाए, ये रिक्ति होती क्या है देखिएगा। अगर नीचे में 3 परमाणु है इस तरीके से और ऊपर से एक परमाणु इस पे बैठता है तो यहाँ पे एक रिक्ति बनेगा, यहाँ पे एक रिक्ति बनेगा। नीचे में 3 बॉल इस तरीके से और एक बॉल ऊपर में इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर बॉल बैठाते हैं इस तरीके से तो यहाँ बीच में एक रिक्ति बनेगा। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति जो होता है इसको इस तरीके से दिखाया जाए, ये जो है इसके सिद्ध में होगा, ये इसके सिद्ध में होगा,
ठीक है, ये वाला जो है इसके सीध में होगा, इस तरीके से ऊपर से आके ये बैठेगा। तो ये है हमारा चतुष्फलीय रिक्ति। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है चतुष्फलीय रिक्ति कहते किसको है। तो चतुष्फलीय रिक्ति वैसा रिक्ति होता है जिसमें एक समतल पर 3 परमाणु हो और ऊपर से 3 परमाणु के जो गर्त है, ढलान है, जो 3 परमाणु जब रखेंगे तो तीनों को जो ढलान बनेगा उस ढलान पे चौथा परमाणु रखा हो, उसको हम लोग कहेंगे चतुष्फलीय रिक्ति। अब चतुष्फलीय रिक्ति को देखा जाए तो ये रिक्ति में टोटल कितने परमाणु चाहिए, 4 परमाणु चाहिए। चतुष्फलीय रिक्ति के निर्माण में टोटल कितने परमाणु चाहिए, 4 परमाणु। अब ये रिक्ति बीच में है तो ये जो रिक्ति है बीच में वो कितने परमाणु से घिरा हुआ होगा, तो 4 से। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो समन्वयन संख्या होगा, समन्वयन संख्या वो 4 होगा। बस यही याद रखना है आप लोगों को चतुष्फलीय रिक्ति के बारे में। अष्टफलीय रिक्ति, अष्टफलीय रिक्ति कैसा रिक्ति होता है इसको देखते हैं। अष्टफलीय रिक्ति को समझने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके से हम लोग अष्टफलीय रिक्ति को समझ सकते हैं। कैसे कैसे समझ सकते हैं आइए देखते हैं। क्या है कि 4 परमाणु को इस तरीके से सजा दिए और एक परमाणु ऊपर जो इसमें बैठेगा, इसके गर्त में बैठेगा, और एक परमाणु नीचे जो नीचे से होगा, नीचे से ही जाएगा लेकिन उसके गर्त पे जाएगा, ऊपर से और नीचे से। 4 परमाणु समतल पर है, एक परमाणु ऊपर से एक परमाणु नीचे से। इस प्रकार के रिक्ति जो होंगे इसको हम लोग अष्टफलीय रिक्ति कहते हैं। इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है कि 3 परमाणु को इस तरीके से सजा दिए, 3 परमाणु को इस तरीके से सजा दिए। देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसको ऐसे सजा दिया 3 परमाणु को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसके ऊपर का जो 3 परमाणु है, सॉरी, इसके ऊपर का जो 3 परमाणु है उसको ऐसे सजा दिए इस तरीके से। अब ये रिक्ति और ये रिक्ति एक साथ ऐसे जाके बैठ जाएंगे इस पर, मतलब ऊपर वाले को कुछ ऐसे सजा दिए। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा इन लोग का, मतलब एक ही पर बैठा रहेगा। तो इस प्रकार के जो रिक्ति होंगे उसको हम कहेंगे अष्टफलीय रिक्ति। तो अष्टफलीय रिक्ति को बनाने के लिए 3 और 3 टोटल 6 परमाणु चाहिए। तो इनका जो समन्वयन संख्या हो जाएगा, समन्वयन संख्या वो हो जाएंगे 6। बस ये याद रखना है आप लोगों को, समन्वयन संख्या। तो ये है अष्टफलीय रिक्ति, ये है चतुष्फलीय रिक्ति। तो दोनों को दोनों याद रखेंगे। ये रिक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही से पूछा जाता है ये रिक्ति के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रिक्ति में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है, चलिए आते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक सीमित पैकिंग के बारे में, यानी क्लोज पैकिंग के बारे में। इसमें से क्लोज पैकिंग ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जिससे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं हमारे एग्जाम में वो 2 प्रकार के पैकिंग है। एक है षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग और दूसरा है घनीय सीमित पैकिंग। षष्ठकोणीय को इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में एससीपी कहते हैं और इसको सीसीपी कहते हैं। ये इन्हीं नामों से ज़्यादा फेमस है, एससीपी और सीसीपी। अब इसके बारे में देखा जाए, इनके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ये है कि इसमें जो रिक्ति बनती है, इसमें जो बनती है वो चतुष्फलीय रिक्ति बनती है, चतुष्फलीय रिक्ति बनती है। और इसमें जो रिक्ति बनती है वो अष्टफलीय रिक्ति बनती है, अष्टफलीय रिक्ति बनती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चतुष्फलीय रिक्ति किससे बनता है, अष्टफलीय रिक्ति किससे बनता है। क्योंकि चतुष्फलीय रिक्ति इसमें बनता है तो इस पैकिंग में रिक्ति का समन्वयन संख्या जो होगा, रिक्ति का समन्वयन संख्या वही होगा जो चतुष्फलीय रिक्ति का समन्वयन संख्या होता है, ताकि इसमें चतुष्फलीय रिक्ति बन रही है तो चतुष्फलीय रिक्ति की समन्वयन संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 4। और इसमें पूछा जाए तो इसमें रिक्ति की समन्वयन संख्या क्या होगी, समन्वयन संख्या वो हो जाएगी 6। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं अष्टफलीय एससीपी और सीसीपी के सीमित पैकिंग से। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट है और ये पॉइंट देख रहे हैं हम लोग। चलिए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि षष्ठकोणीय में दूसरी बात अगर की जाए तो इसमें रिक्ति का समन्वयन संख्या 4 होता है, परमाणु का समन्वयन संख्या कितना होता है। अच्छा, पहले परमाणु की संख्या कितनी होगी, परमाणु संख्या यानी रैंक कितना होगा इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी। एससीपी पैकिंग में अगर एक सेल को देखा जाए तो उसमें परमाणु की संख्या क्या होगी, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा आंसर, 6। अगली बात, परमाणु का समन्वयन संख्या क्या होगा, परमाणु का समन्वयन संख्या हो जाएगा इसमें 12। परमाणु की समन्वयन संख्या कितना याद रखना है, इसमें 12 याद रखना है। ऐसे इसका डायग्राम भी बढ़िया है, इसको उसी तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन 3D डायग्राम बताना बोर्ड पे मुमकिन नहीं है।
या अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो सारा समय उसमें चला जाएगा। फिलहाल आप लोग फोटो इसका अपने नोट्स कॉपी में या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और ये जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला पॉइंट है इसमें पैकिंग प्रगुणता, पैकिंग क्षमता लिख सकते हैं। पैकिंग क्षमता कितना होता है इसमें? 74% होता है, 74%। यही चीज इसमें वापस से देख लेते हैं अष्टफलीय में। सॉरी, ये पहला जानकारी हो गया इसका। ये दूसरा जानकारी परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या क्या होती है? अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, सीसीपी का जो इकाई सेल होता है वो एफसीसी से मिलता जुलता है। एफसीसी से, ये एफसीसी का जैसा संरचना बनाता है सीसीपी। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या क्या होती है? एफसीसी में परमाणु की संख्या होती है 4, तो इसमें भी हो जाएगा 4। अगला बात, तीसरा, परमाणु का समन्वय संख्या। तो ये एफसीसी जैसा संरचना बना रहा है, तो एफसीसी में जो समन्वय संख्या होगा वही समन्वय संख्या इसमें भी होगा, यानी 12। चौथा, पैकिंग प्रगुणता या पैकिंग क्षमता, जो एफसीसी में होता है वही हो जाएगा। पैकिंग क्षमता कितना हो जाएगा? पैकिंग क्षमता हो जाएगा 74%। पैकिंग क्षमता 74%, क्योंकि ये अब सीसीपी का अगर पैकिंग किया जाए, पैकिंग अगर सीसीपी का हो तो वो इकाई सेल एफसीसी का जैसा व्यवहार होता है, या एफसीसी ही बनता है इकाई सेल, तो एफसीसी का ही सारा गुण होगा। अगर पूछा जाए कि एफसीसी में कैसा रिक्ति बनता है? अष्टफलीय। ऐसे एफसीसी में दोनों रिक्तियां बनती है, लेकिन ध्यान रखेंगे सीसीपी क्लोज पैकिंग में अष्टफलीय रिक्ति के लिए लागू होता है, अष्टफलीय रिक्ति, और ये चतुष्फलीय रिक्ति। तो ध्यान देने वाली बात है ये दोनों के दोनों। तो ये जानकारी आप लोग को याद रखना है। इस जानकारी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई बुक है तो आप लोग देख करके इससे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको हल करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कॉपी में लिख ले जल्दी से। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ना। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इस सेशन के बाद। ये जो सारा थ्योरी है, थ्योरी देने के बाद हम लोग क्वेश्चन से भी करेंगे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, तो ध्यान से इसको पढ़ ले। ठीक है, आइए एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक पॉइंट, एक कंसेप्ट को समझते हैं। अगर किसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या z है, यानी रैंक z है, तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति की जो संख्या होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति की जो संख्या होगी वो दुगना होगा z का। चतुष्फलकीय रिक्ति को बनाने के लिए कम परमाणु की आवश्यकता होती है, तो कम परमाणु ज्यादा रिक्ति बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है परमाणु का, तो उसमें कम परमाणु लेंगे तो ज्यादा डिवीजन कर सकते हैं, ज्यादा डिवीजन में बढ़ सकता है वो। तो इस चलते छोटे छोटे जो रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति, वो दुगना बनेगा। और अष्टफलीय रिक्ति जो है, इनकी संख्या जो होगी वो z के बराबर होगी, इनके z के बराबर होगा। अष्टफलीय रिक्ति की संख्या z के बराबर होगा, मतलब उतना ही होगा जितना कि परमाणु की संख्या है। तो ये पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कैसे होता है इसका भी सिद्धांत है ना, इसको निकाला जाता है, समझा जाता है, लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को केवल एग्जाम के प्रोसेस से पढ़ना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, अच्छा आइए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर एफसीसी के बारे में बात किया जाए, तो एफसीसी में जेड का जो मान होता है वो होता है 4। तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति का संख्या कितना हो जाएगा? 8। और अष्टफलीय रिक्ति का संख्या कितना हो जाएगा? 4। इसी को बराबर, और ये इसका 2 गुना। बस यही क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात क्या होता है दोस्तों? त्रिज्यानुपात समझने के लिए पहले ये बात समझिए कि कोई भी परमाणु होगा, इस तरीके से सजावट होगी। अब ये बढ़ गया रिक्ति, तो रिक्ति की त्रिज्या, यानी रिक्ति की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात को चेक करने के लिए इससे ये फायदा होता है कि ये पता चल जाता है हम लोगों को कि
किसी रिक्ति का समन्वय संख्या क्या हो सकता है, उसके अगल बगल कितने परमाणु हो सकते हैं। और दूसरी बात, रिक्ति में परमाणु जो होता है हमारा वो ऋणायन होते हैं और रिक्ति में क्या बनता है, धनायन। ठीक है, जैसे NaCl का संरचना है Na+Cl-, तो क्लोरीन चारों तरफ इस तरीके से रहेंगे और सोडियम बीच में रहेगा प्लस वाला, इस तरीके से। तो रिक्ति में कौन होते हैं, रिक्ति में धनायन होते हैं। ये याद रखेंगे पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसी भी संरचना के रिक्ति में धनायन होते हैं और ऋणायन परमाणु का काम करते हैं। जहां भी हम लोग परमाणु पढ़े इकाई सेल में, वो ऋणायन का जगह है और जो रिक्ति पढ़े हैं वो धनायन का जगह है। तो यानी अगर हम त्रिज्या अनुपात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रिक्ति और परमाणु के बीच का अनुपात, त्रिज्या के अनुपात, या फिर धनायन और ऋणायन के त्रिज्या का अनुपात। इसलिए यहाँ पर रिक्ति अनुपात में, त्रिज्या अनुपात में लिखा हुआ धनायन और ऋणायन के त्रिज्या का अनुपात लिखा हुआ है। अब आते हैं इस बात को समझते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पॉइंट मैंने लिख रखा है, क्या है कि अगर त्रिज्या अनुपात 0 से लेकर के 0.155 तक होता है, जिसमें 0.155 को नहीं लेंगे, 0.155 से छोटा 0.155 को नहीं लेना है, ये खुला ब्रैकेट है। ठीक है, तो 0.155 को यहाँ लेना है इस कैटेगरी में। तो अगर 0 से लेकर के 0.155 तक त्रिज्या अनुपात आता है, इसका मतलब है कि उस रिक्ति का समन्वय संख्या 2 है। 2 से मतलब 2 परमाणु से घिरा हुआ है वो रिक्ति। ठीक है, और ऐसा संरचना को लोग कहेंगे रेखिक। ऐसे संरचना क्या कहेंगे, रेखिक कहेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर 0.155 से 0.225 तक अगर त्रिज्या अनुपात आता है, इसका मतलब है कि वो रिक्ति कितने परमाणु से घिरा हुआ रहा होगा, 3 परमाणु से घिरा हुआ रहा होगा और इसका संरचना कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा। ठीक है, अगला, अगर त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर के 0.414 तक रहेगा, तो इसका मतलब है कि समन्वय संख्या उसका कितना होगा, उसका समन्वय संख्या हो जाएगा 4। और उसकी वो रिक्ति को क्या कहेंगे, जो 4 परमाणु से घिरा रहता है, 4 परमाणु से घिरा रिक्ति को कहते हैं चतुष्फलीय रिक्ति। ये हम लोग पढ़े अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अगर 0.414 से लेकर के 0.732 से कम तक, है ना, काफी खुला ब्रैकेट है, तक अगर रहता है तो उसको बोलेंगे अष्टफलीय। ठीक है, अब अष्टफलीय रिक्ति के बाद क्या हो जाएगा, वो 6 परमाणु से घिरा हुआ रहेगा। अष्टफलीय रिक्ति क्या होता है, 6 परमाणु से घिरा हुआ होता है। अगर 0.732 से 1 तक रहता है, 1 तक, 1 नहीं होगा उसमें, 1 से कम ही रहेगा, है ना, तो वैसा समन्वय संख्या 8 हो जाएगा। और उस टाइप के हम लोग संरचना को या कैसे क्या बोलेंगे, पिंड केंद्रित या फिर घनीय संरचना हम लोग बोलेंगे। या फिर अगर 1 होता है तो इसका समन्वय संख्या 12 होगा। समन्वय संख्या क्या होगा, 12 होगा। और ये इस प्रकार के संरचनाएं बनाएंगे, CCP, SCP और FCC, इस प्रकार का संरचना बनाएगी। तो ये आपका मेन पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे सारा के सारे, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये √2 का मान है और ये जो है ये √3 का मान है और ये 1, मतलब ये है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब दशमलव में नहीं, पूरा रहेगा तब। ठीक है, फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जल्दी से इसको तैयार कर लें। आइए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, जो कि है क्रिस्टल दोष। तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टल दोष तो होते ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने बोर्ड पे लिख रखा है। देखेंगे इसमें क्रिस्टल दोष जो होते हैं वो मुख्य रूप से हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है बिंदु या परमाणु दोष, परमाणविक दोष, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक दोष। एक अशुद्धि भी होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, ऐसे दोष बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल 2। अब इसमें देखिए परमाणविक दोष 2 प्रकार के होते हैं, स्टाइकोमेट्री और नॉन स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकोमेट्री दोष 2 प्रकार के दोष होते हैं, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, दोनों के दोनों में अंतर भी पूछे जाते हैं और दोनों के अंतर के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। दोनों के अंतर के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं स्टाइकोमेट्री दोष, तो स्टाइकोमेट्री दोष होते हैं 2 प्रकार के, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। जो स्टाइकोमेट्री दोष है वो होते हैं 2 प्रकार के, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। तो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों से भी, दोनों में या तो अंतर पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये दोनों से बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आइए नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकोमेट्री दोष में क्या है, 2 दोष है, 2 प्रकार के दोष होते हैं, धातु अधिकता दोष और दूसरा में धातु अल्पता दोष। ठीक है, धातु से संबंधित, धातु करने का मतलब है यहाँ पे धनायन यानी धनावेश। ठीक है, तो धातु अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष, तो इससे क्वेश्चन कम बनाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बस 2 ही पॉइंट से बनाए जाते हैं, याद रखेंगे, एक स्टाइकोमेट्री और नॉन स्टाइकोमेट्री के अंतर से और दूसरा शॉर्टकी और फ्रेंकल के अंतर से। बस यही 2 से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि स्टाइकोमेट्री और नॉन स्टाइकोमेट्री जो दोष होते हैं उसमें से क्वेश्चन
कहाँ से पूछे जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके परिभाषा से पूछे जाते हैं साधारण रूप से। देखिए क्या है स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या है, ऐसे दोष होने पर क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात वही होता है जो दोष से पहले होता है। मतलब कि जब मेरा क्रिस्टल सही तरीके से है तो उसमें जितने भी धनायन और ऋणायन की संख्याएं होगी, जिस प्रकार से जो अनुपात बैठेगा, दोष होने के बाद अगर वही अनुपात है, अनुपात में कोई बदलाव नहीं, सॉरी अनुपात वही रहता है, अनुपात अगर वही है, अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वैसे दोष क्या कहलाएंगे? स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल ले रखा है हमने एग्जांपल ले रखा कि एक क्रिस्टल है NaCl का जिसमें सोडियम 6 और क्लोरीन 6 परमाणु बैठे हुए। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 6 परमाणु सोडियम के, 6 परमाणु क्लोरीन के, इस तरीके से सजे हुए हैं, प्लस माइनस। इसमें तो बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि 6 सोडियम के हैं और 6 क्लोरीन के हैं। और अगर इसमें कोई दोष होता है, और ऐसा दोष होता है जिसके कारण से दोनों एकगो गायब हो जाते हैं, एक सोडियम भी गायब हो जाता है और एक क्लोरीन भी गायब हो जाता है कहीं से, ये 2 गायब हो जाते हैं, ऐसा कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो अभी भी इनमें 5 सोडियम और 5 क्लोरीन होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों इसमें 1:1, यानी अनुपात वही रहा, अनुपात में बदलाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो दोष होंगे, इस दोष को कहेंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ऐसे दोष को क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इसी के उल्टा अगर अनुपात में कोई परिवर्तन हो जाता है, ऐसे दोष तब उत्पन्न होते हैं, देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्री में क्या है, ऐसे दोष तब उत्पन्न होते हैं जब किसी कारणवश क्रिस्टल में उत्पन्न धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाए। क्या होगा कि जो अनुपात है वो बदल जाए किसी कारणवश, तो वैसे दोष को हम कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब अनुपात सामान्य नहीं रहा। देखिए कि यहाँ पर NaCl रखा है, क्रिस्टल है जिसमें 6 परमाणु ले रखे हुए, इसका अनुपात क्या आएगा? 1:1। किसी दोष के कारणवश ऐसा हो सकता है कि सोडियम या क्लोरीन में से कोई एक घट जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम है, केवल क्लोरीन घट जा रहा है ऐसे, या फिर क्लोरीन है, केवल सोडियम घट जा रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कोई एक घट जाए, कोई एक बढ़ जाए, तो अनुपात क्या होगा? अनुपात बिगड़ जाएंगे। ये अनुपात अब नया हो जाएगा, ये पुराना अनुपात। तो अनुपात जब अलग अलग होंगे तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ध्यान रखेंगे, जब अनुपात वही रहे तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और जब अनुपात बदल जाए तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो ये दोनों की परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं उस टॉपिक पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग स्कॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे दोनों का अंतर लिखा हुआ है। अगर आपको लघु क्वेश्चन के भी प्रिपरेशन करने हैं साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो भी यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। देखिए क्या है, स्कॉटकी दोष में क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल होगा जिसमें धनायन और ऋणायन होंगे, उस क्रिस्टल में क्या होंगे। अच्छा, पर सबसे पहली बात कि जो ये स्कॉटकी और फ्रेंकल जो है स्टोइकियोमेट्रिक दोष में आते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें अनुपात समान होता है। इसमें क्या होता है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनुपात जो था वही का वही रहेगा। तो स्कॉटकी और फ्रेंकल दोष में दोनों में ही अनुपात कायम होते हैं। जैसे होता यह है कि स्कॉटकी दोष में दोनों परमाणु धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर निकल जाते हैं, दोनों परमाणु धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में एग्जाम्पल लिया था उसी तरीके से। तो इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से गायब होने पर उत्पन्न दोष है ये स्कॉटकी दोष। ठीक है, इसमें बात क्या है, इसमें ये किस प्रकार के ठोस में होती है। तो देखिए ये उस प्रकार के क्रिस्टल में होती है जिसका समन्वय संख्या अधिक हो। समन्वय संख्या अधिक होने वाले क्रिस्टल में ये होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं। ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार जो है वो लगभग बराबर होता है, उनके आकार में अंतर नहीं होते। तो जब ऐसा दोष उन्हीं में उत्पन्न होता है जिनमें आकार क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ध्यान रखेंगे, लगभग बराबर होते हैं, है ना। अगर ये दोष हो जाता है, अगर ये दोष होता है तो दोष होने के बाद क्या होगा कि भीड़ जो है कम हो जाएगी, दो लोग गायब हो जाएंगे, धनायन और ऋणायन, भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ कम होने का मतलब है कि घनत्व कम हो जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा। क्योंकि धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर जा रहे हैं, मतलब पहले से जो उदासीनता थी वो उदासीनता बनी रहेगी, है ना, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल में NaCl, KCl, LiBr, ये 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं जो कि स्कॉटकी दोष दर्शाते हैं। अगले आते हैं फ्रेंकल दोष में। फ्रेंकल दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष में होता यह है कि इसमें से कुछ गायब होता नहीं है। होता यह है कि धनायन का आकार काफी छोटा होता है, और काफी छोटा होने के कारण धनायन किसी न किसी रिक्ति में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, रिक्ति में जाकर के फंस जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरीके के परमाणु होने चाहिए,
है ना, और इस तरीके से अलग। अब ये धनायन कहीं ना कहीं इस रिक्ति में घुस जाएगा, दूसरे रिक्ति में चला जाएगा धनायन। जब धनायन ये दूसरी रिक्ति में चला जाएगा तो वहां पे जगह खाली हो जाएगी और दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोष को लोग कहते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में होता यह है कि जो धनायन होगा वो क्रिस्टल जालक के किसी रिक्ति में चला जाएगा और इससे जो उत्पन्न दोष होगा उसको लोग फ्रेंकल दोष कहेंगे। तो फ्रेंकल दोष से आप लोग याद रखिएगा, धनायन किसी दूसरे रिक्ति में फंस जाएगा। फर्स्ट से फ्रेंकल, फर्स्ट से फंस जाना, किसी दूसरे रिक्ति में जाकर के वो फंस जाएगा। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं फ्रेंकल को। इसमें क्या होता है, ये फ्रेंकल दोष उसमें होती है जिसमें समन्वय संख्या कम होगी। अब ऐसी सोचिए, जिसमें धनायन का आकार कम है, छोटा है, उसमें परमाणुओं की संभालने की क्षमता कम होगी। जिसमें धनायन का आकार बड़ा है उसमें परमाणुओं की संभालने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर फ्रेंकल दोष हो रहा है यानी कि जो धनायन है दूसरे रिक्ति में चले जा रहे हैं घुस करके, यानी धनायन का आकार काफी छोटा है और काफी छोटा होने के कारण वो बहुत ही कम संख्या में परमाणु को पकड़ सकता है, इसलिए इनमें समन्वय संख्या कम होगी। ठीक है, समन्वय संख्या कम होगी। उसके बाद इनका आकार में काफी अंतर होता है। अब चूंकि धनायन का आकार काफी छोटा होगा, उसको रिक्ति में जाना है, रिक्ति में फंस जाना है, तो इसके लिए धनायन का आकार काफी छोटा होना पड़ेगा, इसलिए और ऋणायन का आकार बड़ा होना पड़ेगा। तो दोनों के आकार में क्या हो जाएंगे, काफी अंतर हो जाएंगे, आकार में काफी अंतर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें लगभग बराबर होता है, इसमें काफी अंतर होते हैं। इसके घनत्व में इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, मतलब अब भीड़ तो कम नहीं हुआ है, बस जगह बदल गया है। धनायन अपनी जगह से हट करके रिक्ति में चला गया, जगह बदल गया, लेकिन भीड़ यानी परमाणु संख्या जो थी वही के वही है। तो इसमें कोई भी घनत्व का कमी नहीं होगा, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार के दोष में घनत्व जो है अपरिवर्तित होता है, तो हम लोग को लगाना होगा फ्रेंकल दोष। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे फ्रेंकल दोष के बारे में। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं अधिकांश क्वेश्चन। आगे देखिए, इसमें भी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसमें भी विद्युत उदासीनता का कुछ नहीं होता, जितना प्लस है उतना माइनस रह जाता है, विद्युत उदासीनता कायम रहती है। इसके एग्जाम्पल में है ZnS और AgCl, ZnS और AgCl। और एक ऐसा एग्जाम्पल है AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, यानी इसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है, दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं AgBr में। और ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इससे सॉरी ये VBI क्वेश्चन है और इससे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। AgBr में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, फ्रेंकल दोष और स्कॉटकी दोष। तो ये थे हमारे स्टाइकोमेट्री दोष। इसमें अनुपात कायम होते हैं, अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता। अब हम लोग आते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री दोष के अंतर्गत। है, इसको ध्यान से लिख लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्री दोष में। चलिए आते हैं हम लोग अब नॉन स्टाइकोमेट्री दोष में। तो नॉन स्टाइकोमेट्री दोष में होता यह है कि ये दोष होने के बाद जो अनुपात है क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के, वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का सबसे पहला दोष है वो है धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष, धातु कहने का मतलब है धनायन, धातु कहने का मतलब है धनायन, धनायन का अधिक हो जाना, धातु धनायन का अधिक हो जाना। अब धनायन का अधिक हो जाने का कारण है दो कारण से ये धातु अधिक हो सकती है। पहला कारण है ऋणायन के गायब हो जाने से, पहला कारण है ऋणायन के गायब हो जाने से, ऋणायन के गायब होने से। जो धातु अधिकता दोष है वो उसके होने का जो पहला कारण है वो है ऋणायन के गायब होने से। जब ऋणायन गायब हो जाएगा तो धनायन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो इसमें धातु अधिकता हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात बिगड़ जाएंगे। ठीक है, अनुपात बिगड़ जाएंगे। अब ये होता कैसे, इसको थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए कि ये NaCl का क्रिस्टल है, तो जब इसके अगल बगल से सोडियम का भाप को प्रवाहित किया जाता है, इसको सोडियम के वेपर को प्रवाहित किया जाता है, तो होता यह है कि सोडियम जो है, एक मिनट, जो सोडियम है वो टूट जाता है Na+ और इलेक्ट्रॉन में, Na+ और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। अब होता यह है कि जो ये Na+ है वो इस क्लोरीन को आकर्षित करके खींच लेता है और खींच करके NaCl बना लेता है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये Na+ जो है वो क्लोरीन माइनस को क्रिस्टल से खींच लेता है और NaCl बन करके बाहर निकल जाता है। अब ये जगह हो जाता है खाली। अब इस जगह पे आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन, इस जगह खाली हुआ, इस जगह पे आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और जब ये क्लोरीन बाहर जाता है तो इससे निकलती है ऊर्जा। क्या निकलती है, जब ये NaCl बनता है तो इससे निकलती है ऊर्जा। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ प्रवेश करने से निकलती है ऊर्जाएं।
अब ये जो ऊर्जा है ये रंगीन होती है, इसी कारण से ये जो क्रिस्टल है वो रंगीन हो जाता है। ये क्रिस्टल कैसे हो जाता है? रंगीन हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि दोष होने के पहले जो NaCl नमक होता है वो होता है सफ़ेद, लेकिन जैसे ही नमक को हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं या किसी कारणवश ऐसा दोष उत्पन्न हो जाए उसमें, तो ये NaCl जो है जिसमें गड़बड़ी हो गया, जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, अब ये पीला रंग का हो जाता है। अब ये पीला रंग का हो जाता है क्योंकि वहाँ से वो रंग निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित गया उसके अंदर, वहाँ से क्या निकल रहे हैं? रंग निकल रहे हैं। और ये केंद्र जहाँ से रंग निकल रहा है, इस केंद्र को हम लोग कहते हैं एप सेंटर। क्या कहते हैं? एप सेंटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि क्रिस्टल के अंदर वैसे केंद्र जहाँ से रंग की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो एप सेंटर। ध्यान रखेंगे, एप सेंटर। और ये किस प्रकार का दोष है? तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ये इसका नाम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल में होता, इस्तेमाल में ये ज़्यादा नाम आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका दूसरा कारण क्या है? इसका दूसरा कारण है धातु अधिक होने का, कि अतिरिक्त धातु आ जाना। अतिरिक्त धातु बोलो या फिर धनायन बोलो, धनायन आ जाना, आना। अब ये क्रिस्टल है इस तरीके से, मान लेते हैं कि इसमें कोई भी दोष नहीं हुआ, ये इस तरीके से सामान्य क्रिस्टल है। अब इसमें क्या होंगे? इसके रिक्ति में अलग से आ जाएंगे धातु। मान लीजिए सोडियम प्लस आ गया एक्स्ट्रा, जैसे ये सोडियम का वेपर जा रहा था और सोडियम क्लोरीन को खींच के नहीं ले पाएगा, सोडियम खुद आ गया इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन भी आ गया इसके अंदर, ताकि उदासीनता बनी रहे, दोनों आ गए। तो अब होगा ये कि धातु क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। उदासीनता तो बना हुआ है, धातु क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब धातु ज़्यादा होने से ये फिर ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो यही दो प्रकार के दोष है, जिसमें पहला ही दोष के बारे में याद रखना है आपको, जिसमें एप सेंटर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक होता है धातु अल्पता दोष, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं हर बार। तो आप लोग ये दोष का जो टॉपिक हुआ इसको जरूर याद रखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। ठीक है, मैंने इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से बना रखा हुआ है, आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे जरूर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख करके आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डोपिंग। डोपिंग क्या होता है कि यदि किसी अर्धचालक में उसकी चालकता के बढ़ोतरी के लिए किसी दूसरे धातु को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। तो अर्धचालक यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो अर्धचालक हैं हमारे यहाँ, और अगर इसमें किसी तीसरे तत्व को मिक्स किया जाता है जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। अब अर्धचालकता बढ़ने के बाद इनको दो प्रकार के अर्धचालकों में बांट दिया जाता है। पहला है हमारा पी टाइप अर्धचालक और दूसरा है एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी ये है अर्धचालक। ये क्या है? ये है अर्धचालक। अगर अर्धचालक में इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाले संख्या वाले परमाणुओं को इसमें अगर मिक्स कर दिया जाए, यानी 13 वर्ग 13 और वर्ग 12, वर्ग 13 में 3 ही परमाणु होते हैं बाहर में, और वर्ग 12 में 2 ही परमाणु होते हैं बाहर में। तो अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो 4 जगह में से एक जगह खाली होगा इसका, 2 जगह इसका खाली होगा, यानी जगह खाली करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक तरीके का पॉजिटिव जैसा काम करेगा, इसलिए इसका नाम है पी टाइप। पी टाइप यानी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन कमी। तो ऐसा होता है, ऐसे समझिए कि ये सिलिकॉन का जाल है, इसको छोड़ दीजिए, इस तरीके से सिलिकॉन का जाल है। अब ये है इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के चारों तरफ, अपना इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के चारों तरफ। ये है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होगा क्या कि मान लेते हैं कि सिलिकॉन के किसी एक परमाणु के जगह पर वर्ग 12 या वर्ग 13 के कोई तत्व आ जाते हैं। मान लेते हैं कि बोरोन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाए, बोरोन आ जाए, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। एक जगह उसका इलेक्ट्रॉन का जगह खाली होगा यहाँ पर,
एक जगह इलेक्ट्रॉन का जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अब ये एक प्रकार के वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो धनायन के जैसा व्यवहार करेगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पी टाइप अर्धचालक यानी पॉजिटिव अर्धचालक। इसमें होता यह है अब कि अब ये एक जगह खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है, फिर ये जगह खाली हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जा सकता है, फिर ये जगह खाली हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ऐसे करने से होता यह है कि इलेक्ट्रॉन को जो गतिशीलता है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाएगी, जिससे चालकता बढ़ जाएगी और ये अच्छे तरीके से काम करना लगेगा। तो पी टाइप अर्धचालक में जो डोपिंग होता है यानी दूसरे मटेरियल को मिलाना होता है, वो उस प्रकार के मटेरियल लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 4 से कम होते हैं, जिसके लिए हम लोग वर्ग 13 और वर्ग 12 के तत्वों को मिक्स करते हैं, खास करके वर्ग 13 वाले, ध्यान रखेंगे वर्ग 13 वाले को मिक्स किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा अर्धचालक है हमारा एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में होता क्या है, एन टाइप अर्धचालक में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए बाहरी कक्षा में, लेकिन 4 से ज्यादा वाला परमाणु देते हैं। 4 से ज्यादा परमाणु देने के कारण ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है और ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी यानी उसको एन टाइप कहेंगे यानी नेगेटिव टाइप वाला अर्धचालक कहेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे या तो 15 का या तो 16 का। देखिए इसी क्वेश्चन में बता देता हूं कि अगर यहाँ पर हम आर्सेनिक लेते हैं, यहाँ पर अगर हम आर्सेनिक लेते हैं तो आर्सेनिक देखिए, आर्सेनिक की बाहरी कक्षा में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 4 और एक यहाँ पर ले लिए 5, एक ज़्यादा होगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होने के कारण होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जब गतिशीलता जब दी जाएगी, विद्युत धारा दी जाएगी इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी इलेक्ट्रॉन का जगह छेकेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भगा देगा। अब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भगा देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भगा देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको भगा देगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले को भगाएगा और इसके कारण जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के भगाते जाएंगे तो एक गतिशीलता बनेगी इसमें और गतिशीलता के कारण इसमें चालकता आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो अर्धचालक होंगे जिसमें हम लोग 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को उसमें डोपिंग कराते हैं तो वैसे चालक को हम लोग एन टाइप अर्धचालक आ जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि किन्हें अर्धचालक में मिक्स करने के बाद वो पी टाइप के अर्धचालक बनेंगे। तो पी टाइप के अर्धचालक आपको देखना होगा कि कौन सा तत्व या तो 12 का है या फिर 13 का है, ये देख करके आपको उसमें आंसर लगाने होंगे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें। फिलहाल पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक से यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ चुंबकीय गुण से संबंधित कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार के चुंबकीय गुण वाले पदार्थ ले रखे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहचुंबकीय पदार्थ। तो इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल्स कौन से लोहचुंबकीय होंगे, कौन अनुचुंबकीय होंगे और कौन हमारे प्रतिचुंबकीय होंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे चुंबक के हिसाब से और भी पदार्थ होते हैं लेकिन यही 3 है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद क्या रखना है वो देखेंगे। चलिए देखिए, आपको याद रखना है अनुचुंबकीय में, यानी अनुचुंबकीय में आपको O2 याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिचुंबकीय में आपको याद रखना है H2O, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लोहचुंबकीय में आपको पूछा जाता है क्रोमियम से संबंधित, निकेल से संबंधित, कोबाल्ट से संबंधित, या फिर आयरन में Fe2O3 आयरन में Fe2O3 को एग्जाम में याद रखेंगे। एक और होता है, एक और याद रखिए आप लोग, फेरी चुंबकीय जिसको कहते हैं हम लोग, हिंदी में भी इसको फेरी चुंबकीय ही कहेंगे, फेरी चुंबकीय। इसमें पूछा जाएगा Fe3O4। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। बस इतने ही आपको याद रखना है और ये आपका पहला चैप्टर का ये सारे थ्योरी जो हो गए जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग इसको देख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग को लिंक मिल जाएगा या इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगा, आप लोग केवल क्लिक कर लीजिए, वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।